एक अनजान दुल्हन जो अपने शौहर के साथ रुखसत तो हुई लेकिन कभी वापस ना आई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो आपके दिल को झंझोर के रख देगी और आपके जहन में सिर्फ एक सवाल छोड़ देगी, आखिर ओ इस रात ऐसा क्या हुआ था। एक ऐसा वाकया जो आपको गहरी सोच में डाल देगा, जिसमें हर मोड़ पर छुपी है एक नई पहचान, एक छुपा राज। लेकिन अगर आपने इस कहानी को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है से बड़ा ट्विस्ट आपकी नजरों से छूट जाए। तो देखिए एक मासूम दुल्हन का दिल डेला देने वाला सच। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंचे तो काशाफ वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक अनजान दुल्हन जो कभी लौट न आई, एक ऐसी कहानी जो दिल को डाला देगी। साल 1954 मिर्जापुर गांव के आसमान पर सूरज डूब रहा था। कच्ची मिट्टी के घरों और घने बरगद के पेड़ों के बीच एक अनकही कहानी अपने शुरू होने का इंतजार कर रही थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे ने न जाने कितने परिवारों को तोड़ दिया था, न जाने कितने अपनों से बिछड़ गए थे, न जाने कितने सपने धूल में मिल गए थे। मिर्जापुर में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। चौपाल पर पुरुष हुक्का गुड़गुड़ाते, औरतें चारपाइयों पर बैठकर बातें करती और बच्चे धूल में खेलते रहते। नूर, मौलवी सईद की बेटी, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थी जैसे पुरानी कहानियों का खजाना छिपा हो। सफेद कुर्ते में वो फरिश्ते जैसी लगती थी। असलम, गांव का पोस्टमैन, अपनी नीली वर्दी में काली साइकिल पर सवार खतों के साथ साथ लोगों के सपने भी पहुंचाता था। उसकी आंखों में बंटवारे के दर्द की कहानी छिपी थी। एक शादी की डोली रहस्यमय तरीके से खाली पाई गई थी। फूल बिखरे पड़े थे जैसे किसी अधूरी कहानी के पन्ने हवा में उड़ गए हों। हर गुरुवार शाम असलम गांव की सीमा पर बड़े से पत्थर पर बैठता और मौलवी सईद के घर की खिड़की की ओर देखता रहता। खत में छिपे उसके शब्द दिल की धड़कन बन चुके थे। हर बृहस्पतिवार उस पत्थर पर एक ताज़ा गुलाब रखा मिलता, जिस पर सुबह की ओस की बूंदें मोतियों जैसी चमकती। कोई नहीं जानता था कि वो गुलाब वहाँ कैसे आता है। सुबह होते ही मिर्जापुर में जान आ जाती। बरगद और इमली के पेड़ों से छनकर आती सुनहरी धूप में औरतें पानी भरने जाती, मर्द खेतों की ओर निकल जाते। गांव की तंग गलियां, कच्ची मिट्टी के मकान, फुसफुसाती हवाएं और पुराने पेड़ों की छांव, ये मिर्जापुर की पहचान थी, जहां हर कोने से कोई कहानी झांकती थी। मौलवी सईद गांव के मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी सफेद दाढ़ी और करुणामय आंखें उनके ज्ञान और इज्जत की गवाही देती थी। अरबी और उर्दू के वो ऐसे ज्ञाता थे कि दूर दूर से लोग सलाह लेने आते। नूर कुएं से पानी भरती तो उसकी खूबसूरती देखकर औरतें भी रुक जाती। उसकी लंबी काली चोटी और गहरी आंखें मानो किसी शायर के कलम से उतरी हों। पसीने की बूंदें माथे पर चमकती, पर नूर के होठों पर पुरानी गजल होती। उसके सिर पर घड़ा होता और उसके कदमों में गजब का सलीका होता। गांव का चौराहा दिन भर गुलजार रहता। हुक्के की गुड़गुड़ाहट, औरतों की बातें, बच्चों की किलकारियां, मिर्जापुर की धड़कनें इन्हीं आवाजों में छिपी थी। गांव के दूसरे छोर पर असलम का छोटा सा कमरा था। अखबारों की कतरनें दीवारों पर चिपकी थी और एक छोटी सी मेज पर उसकी कलम और कागज फैले रहते थे। रात में तेल के दिए की रोशनी में असलम शायरी लिखता। उसकी आंखों में बंटवारे के जख्म अभी भी ताजे थे। कलम उसके दर्द को शब्द देती थी। नूर अपने कमरे में किताबें पढ़ती रहती। उसकी पढ़ने की ललक देखकर मौलवी सईद भी हैरान थे कि एक लड़की इतनी इल्म की प्यासी कैसे हो सकती है। अब्बू और बेटी दोनों शाम को साथ बैठकर किताबें पढ़ते। मौलवी सईद अपनी बेटी को सिर्फ एक लड़की की तरह नहीं बल्कि एक विद्वान की तरह तैयार कर रहे थे। नूर अपनी पड़ोसनों की मदद करती, पर उसकी विद्वता और खूबसूरती के आगे सब फीकी पड़ जाती थी। घर के काम काज में भी वह कुशल थी। मिर्जापुर के आसपास के खेत जैसे अनंत तक फैले हुए थे। सुबह की धुंध में खेतों में काम करते किसान, दूर से आते जानवरों की आवाजें और एक अजीब सा सुकून। असलम अकेले में पेड़ के नीचे बैठकर अपनी डायरी में लिखता रहता। गांव की दूरी से देखता जैसे कोई अनकही कहानी उसके भीतर उबल रही हो। नूर जब कुएं पर होती तो दूसरी औरतें उससे घिरी रहती। वो शर्म से नजरें झुकाए रखती, पर उसकी मासूमियत और खूबसूरती ऐसी थी जो हर दिल को छू लेती। असलम का कमरा सादगी का नमूना था। एक चारपाई, एक मेज, दीवार पर टंगा डाक थिला और बंटवारे से पहले का एक पुराना फोटो, बस यही उसकी दुनिया थी। बुधवार को असलम डाक लेकर निकलता। नीली वर्दी में, काली साइकिल पर सवार, कंधे पर थैला लटकाए, गांव की धूल उड़ाता हुआ वो एक अजीब सी उम्मीद लिए चलता। असलम भाई आ गए, बच्चे चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ते। वो जेब से टॉफियां निकाल कर बांटता और बच्चों की किलकारियों में खो जाता।
गुरुवार की दोपहर असलम बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा होकर मौलवी सईद के घर की ओर देखता। डाकिया बाबू, कोई खत है क्या? और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। नूर दरवाजे पर आती, नजरें झुकाए, हल्की सी मुस्कान लिए खत लेने के लिए। असलम के हाथ कांपते, आंखें उसे देखने के लिए बेताब होती, पर हिम्मत नहीं होती। जब नूर खत लेती तो उनकी उंगलियां पल भर को छू जाती। वो पल असलम के लिए पूरे हफ्ते की खुराक बन जाता। दोनों की नजरें मिलती और दुनिया जैसे थम जाती। फिर असलम अपनी साइकिल की ओर लौटता, दिल में एक तूफान लिए। नूर की तस्वीर आंखों में बसा लेता और अगले गुरुवार तक उसी याद में जीता रहता। रात को तेल के दिए की रोशनी में असलम शायरी लिखता। उसकी कलम से ऐसे शब्द निकलते जैसे दिल के किसी कोने से टपक रहे हों। हर शब्द नूर के लिए था। तेरे शहर में आना हुआ मुश्किल, बिना तेरे जीना हुआ मुश्किल। असलम की गजल की सतरें पुराने कागज पर उभरती और हर हर्फ में उसका दिल धड़कता। अगले दिन असलम ने हिम्मत करके अपनी शायरी का पन्ना मौलवी सईद के आधिकारिक खत में छिपा दिया। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे, पर उस गुरुवार नूर की जगह मौलवी सईद खुद दरवाजे पर आए। उनकी आंखों में उदासी थी और असलम का दिल बैठ गया। उस दिन के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मौलवी सईद ने धीरे से असलम को बताया कि नूर की शादी तय हो गई है। उनका हाथ असलम के कंधे पर था और उनकी आंखों में करुणा थी, पर असलम के दिल में तूफान उठ रहा था। असलम ने मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही न हो, पर उसके अंदर कुछ टूट गया था। फिर भी उसने मौलवी सईद के सामने अपना दर्द नहीं दिखाया। शाम को असलम ने नूर को छत पर कपड़े टांगते देखा। वो दूर से छिपकर उसे देखता रहा, जैसे किसी परी की आखिरी झलक देख रहा हो। फिर असलम ने अपनी डाक की फेरी जारी रखी, भारी मन से। आसमान पर बादल छा रहे थे, जैसे उसके दिल में छाए तूफान को दर्शा रहे हों। नूर भी चुपके से खिड़की से असलम को देखती जब वो गुजरता। उनकी आंखें दूर से ही मिल जाती और एक अनकही कहानी उन दो आंखों के बीच सिमट जाती। मिर्जापुर पर सर्दी का मौसम छा गया। कोहरे ने गांव को अपनी आगोश में ले लिया। कच्चे घरों की चिमनियों से उठता धुआं आसमान को छूता, जैसे कहानियां सुनाने जा रहा हो। एक दिन कानपुर से कुछ अमीर लोग मौलवी सईद के घर आए। शानदार गाड़ी, महंगे कपड़े और चेहरों पर अजीब सी चमक। गांव वाले देखते रह गए। नवाब ज़ैनुल आबिदीन, अमीर और सुसंस्कृत व्यक्ति जिसके गाल पर एक निशान था, मौलवी सईद के साधारण घर में प्रवेश किया। उसके कपड़ों से ही उसकी अमीरी झलकती थी। रहीम चाचा, गांव का पुराना जमींदार, चालाक नजरों से गांव वालों का अभिवादन करता। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो असलम को पसंद नहीं आया। रहीम चाचा ने मौलवी सईद के साथ नूर के रिश्ते की बात की, हाथों से इशारे करते हुए, दहेज की रकम का जिक्र करते हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मौलवी सईद चिंतित थे। उनकी आंखों में शक था, पर बेटी की बेहतर जिंदगी का सपना भी था। क्या करे, क्या न करे, ये सवाल उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। गांव की औरतें कुएं पर शमशुद्दीन दूल्हे के बारे में बातें कर रही थी। उनकी फुसफुसाहट में कई अनकहे राज छिपे थे, कई अफवाहें थी जो हवा में तैर रही थी। नूर अपनी खिड़की से बरगद के पेड़ की ओर देखती रहती, जहां असलम अक्सर खड़ा होता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कुछ खो चुकी हो। रहीम चाचा ने शमशुद्दीन के बारे में अफवाहों को झूठी हंसी के साथ खारिज कर दिया। गांव के बुजुर्गों को समझाया कि ये सब ईर्ष्या से पैदा हुई बातें हैं। नूर घर के काम में व्यस्त रहती, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखें अब पहले जैसी चमकदार नहीं रही थी, जैसे कुछ बुझ गया हो। मौलवी सईद नमाज कक्ष में बैठकर दुआएं मांगते। उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। एक पिता के रूप में उन्हें अपनी बेटी का सही फैसला लेना था। असलम ने दूर से पेड़ के पीछे छिपकर मौलवी सईद के घर पर आए अमीर मेहमानों को देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, जैसे वैल्यूज वो जानता हो कि कुछ गलत होने वाला है। नूर ने चुपचाप अपने अब्बू की बात मान ली। जब उन्होंने उसे शादी के बारे में बताया तो वो बस सिर झुकाकर बैठी रही। अंदर का तूफान बाहर नहीं आया। गांव में सर्दी के त्योहार की तैयारियां चल रही थी और पीछे रिश्ते की बातचीत भी। जश्न के शोर में छिपे कुछ साजिश के सुर थे, जिन्हें सिर्फ असलम की आंखें देख पा रही थी। रात में नूर छत पर जाकर तारों को देखती, अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचती। उसके सपने अब तारों जितने दूर लगने लगे थे। फरवरी की एक शाम असलम डाक बांटकर लौट रहा था। सर्द हवा उसके गालों को छू रही थी जब वो रहीम चाचा के बड़े हवेली के पास पहुंचा। अचानक अजीब सी हंसी सुनकर असलम ने अपनी साइकिल रोक दी। दीवार के पीछे छिपकर उसने कान लगाए।
उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। रहीम चाचा किसी अनजान आदमी के साथ बगीचे में बैठा था। 60,000 रुपए में सौदा पक्का, लड़की बिल्कुल माल है। रहीम चाचा की आवाज असलम के कानों में पड़ी। असलम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दिल्ली के कोठे पर मालिक इसके दाम लगाएगा। ये शब्द सुनकर उसकी रूह कांप उठी। नूर के साथ धोखा हो रहा था। रात के अंधेरे में असलम मौलवी सईद के घर की ओर दौड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नूर को बचाना था किसी भी कीमत पर। मौलवी साहब, यकीन कीजिए, नूर को बेचा जा रहा है, असलम ने हांफते हुए कहा। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में आंसू, पर मौलवी सईद को यकीन नहीं हुआ। शर्म करो असलम, मेरी बेटी की शादी में खलल डालने की कोशिश कर रहे हो। मौलवी सईद ने गुस्से से असलम को दरवाजे से धकेल दिया। उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। गांव वालों ने असलम को पकड़ लिया। शोर मचा रहा है, शराब पी रखी है, लोग चिल्लाए। असलम की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। इसे गोदाम में बंद कर दो, रहीम चाचा ने हुक्म दिया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। असलम को घसीट कर ले जाया गया जैसे वो कोई अपराधी हो। छोटे से गोदाम में बंद असलम खिड़की से आती चांदनी में अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में हार नहीं बल्कि एक नया संकल्प था। नूर अपने बिस्तर पर जागी हुई थी। कुछ गलत होने का एहसास उसे परेशान कर रहा था। बाहर से आती आवाजें, लोगों की चिल्लाहट, सब कुछ अजीब लग रहा था। रहीम चाचा और नवाब ज़ैनुल आबिदीन रात के अंधेरे में पैसों का लेन देन कर रहे थे। शादी की रात जैसे ही डोली जंगल के रास्ते से गुजरेगी, उनकी फुसफुसाहट हवा में घुल गई। 15 फरवरी 1954 मिर्जापुर गांव दुल्हन की तरह सज गया था। रंगीन कपड़े, फूलों की माला, तेल के दिए, सब कुछ जश्न के लिए तैयार था। पर हवा में कुछ अजीब सा था। औरतें नूर के हाथों पर मेहंदी लगा रही थीं। परंपरागत डिजाइन, दुल्हन की तैयारी, पर नूर की आंखों में खुशी नहीं, डर था। अभी वो लाल जोड़े में नहीं, सफेद कपड़ों में थी। मिठाइयाँ बन रही थी, खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। औरतें व्यंजन बना रही थी और हंसी मजाक कर रही थी। उत्सव का माहौल छा गया था, पर नूर का दिल धड़क रहा था। संगीतकार ढोल और शहनाई लेकर आ गए थे। गांव के बच्चे और जवान खुशी से झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मिर्जापुर में त्योहार आ गया हो। नूर को लाल जोड़े में सजाया जा रहा था। औरतें उसे गहने पहना रही थी, पर उसकी आंखों में अजीब सा डर था। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, उसने मन ही मन सोचा। लाल जोड़े और घूंघट में नूर एक पल के लिए अकेली बैठी थी। उसकी मेहंदी रची हुई हाथों में कपकपी थी। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था, पर वो खुश क्यों नहीं थी? मुझे कुछ अजीब लग रहा है, नूर ने अपनी सहेली मेहरुन्निसा से फुसफुसाकर कहा। बस नर्वस हो, मेहरुन्निसा ने जवाब दिया, पर नूर के दिल को सुकून नहीं मिला। बारात कानपुर से पहुंच गई। दूल्हा शमशुद्दीन नीले शेरवानी में सजे हुए घोड़े पर बैठा था। उसकी शक्ल अमीर थी, पर आंखें खाली थी, जैसे किसी कठपुतली की। शमशुद्दीन खूबसूरत था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उसके होठों पर मुस्कान थी, पर वो दिल से नहीं आ रही थी। नूर के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। काजी निकाह की तैयारी कर रहे थे। इस्लामी किताबें खोलकर गंभीर चेहरे से धार्मिक रस्म शुरू करने की तैयारी में थे। शादी का पवित्र बंधन जुड़ने वाला था। निकाह शुरू हुआ। काजी ने निकाह पढ़ना शुरू किया। पर्दे की एक तरफ नूर और दूसरी तरफ शमशुद्दीन। परंपरा के अनुसार एक दूसरे को देखे बिना ही जीवन का फैसला। कबूल है? काजी ने 3 बार पूछा। कबूल है, नूर ने 3 बार धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में डर था, पर वो अपने अब्बू की इज्जत के लिए राजी हो गई थी। असलम गोदाम की खिड़की से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे उसका आसमान टूटकर बिखर गया हो। वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय देखने के। असलम पुराने गोदाम की दीवार में छेद से भागने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ खरोंच से लहूलुहान हो गए थे, पर उसे नूर को बचाना था। वक्त कम था और खतरा बड़ा। नूर की डोली तैयार की जा रही थी। लाल कपड़े और फूलों से सजी वो किसी परी के पालने जैसी लग रही थी। शाम ढल चुकी थी और चांद निकलने लगा था। विदाई का दृश्य दिल दहला देने वाला था। मौलवी सईद ने अपनी बेटी को आखिरी बार दुआ दी। दोनों की आंखों में आंसू थे। खुश रहना बेटी, उन्होंने कहा। नूर को डोली में बिठाया गया। लाल घूंघट में पूरी तरह से ढकी वो अपने पुराने घर से अंतिम विदा ले रही थी। चांदनी में उसकी डोली चमक रही थी। बारात गांव से निकलकर जंगल के रास्ते जा रही थी। कंधों पर उठी डोली, आगे बजते ढोल और शहनाई, पेड़ों के बीच से छनकर आती चांदनी, सब कुछ रहस्यमय लग रहा था।
अचानक जंगल के रास्ते से चीख की आवाज आई। बारात में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। चांदनी में उनके डरे हुए चेहरे, हैरान आंखें और चीखती आवाजें। जब डोली को खोला गया तो वो खाली थी। नूर गायब थी। डोली में सिर्फ उसका लाल दुपट्टा छूट गया था। बारातियों के चेहरे पर सदमा था, जैसे कोई भूत देख लिया हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि दुल्हन गायब हो गई है। लोग तेल के दिए लेकर इकट्ठा हो गए, जैसे कोई बुरा सपना देख रहे हो। मौलवी सईद बेटी के गायब होने की खबर सुनकर बेहोश हो गए। गांव वालों ने उन्हें संभाला। मेरी नूर, मेरी बेटी, उनकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। नवाब ज़ैनुल आबिदीन ने गांव वालों को धमकाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा था और गाल का निशान लाल हो गया था। तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है, वो चिल्लाया। लोगों को अचानक एहसास हुआ कि रहीम चाचा भी गायब हैं। शक की सुई अब उनकी तरफ घूमने लगी थी। रहीम चाचा कहाँ हैं? सवाल हवा में गूंज रहा था। असलम ने आखिरकार गोदाम से भागने में कामयाबी पाली। फटे कपड़े, खरोचों से भरा चेहरा, पर आंखों में एक मकसद। वो नूर को ढूंढने के लिए जंगल की ओर भागा। 70 गांव वालों का दल मशाले और लाठियां लेकर जंगल में घुस गया। रात का अंधेरा, पेड़ों की साया और नूर को ढूंढने का जुनून, सब कुछ डरावना और तनावपूर्ण था। असलम अकेला जंगल में नूर को पुकारता हुआ दौड़ रहा था। नूर, नूर, उसकी आवाज पेड़ों से टकराकर वापस आ रही थी, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। खोज दल नदी के किनारे भी पहुंचा। मशालों की रोशनी में पानी चमक रहा था, पर नूर का कोई निशान नहीं था। अंधेरा गहराता जा रहा था और उम्मीदें कम होती जा रही थी। खाली डोली को फिर से जांचा गया। दूल्हे के रिश्तेदार, गांव वाले, सब उसे घेर कर खड़े थे। सिर्फ एक लाल दुपट्टा, कुछ बिखरे हुए फूल और हजारों सवाल जो बेजवाब थे। असलम जंगल की पहाड़ी पर चढ़ गया, शायद ऊपर से कुछ दिखाई दे। उसके कपड़े फट चुके थे, पर उसका हौसला नहीं टूटा था। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, उसने खुद से कहा। तभी कुछ गांव वालों ने जंगल में असलम को पकड़ लिया। यही है, इसी ने दुल्हन को भगाया है, वे चिल्लाए। असलम को घेर लिया गया। उसके विरोध करने का कोई फायदा नहीं हुआ। असलम को गांव के चौपाल पर लाया गया। उसका चेहरा चोटों से भरा था, कपड़े फटे हुए थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। पूरा गांव उसे घूर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। असलम को घेर लिया गया। उसके विरोध करने का कोई फायदा नहीं हुआ। असलम को गांव के चौपाल पर लाया गया। उसका चेहरा चोटों से भरा था, कपड़े फटे हुए थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। पूरा गांव उसे घूर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उसे बचाना चाहता था, असलम ने कहा। उसकी आवाज में सच्चाई थी, पर नफरत से भरे लोगों को क्या सच्चाई सुनाई देती। मौलवी सईद एक कोने में बैठे बिलख रहे थे। उनका दिल टूट चुका था। अपनी इकलौती बेटी के गायब होने का दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। असलम ने सच्चाई बताने की कोशिश की। रहीम चाचा के खाली घर की ओर इशारा करते हुए उसने सारा किस्सा सुनाया, पर गुस्से में अंधे लोगों को सच्चाई नहीं दिखाई दे रही थी। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, साल बीत गया। नूर के गायब होने का राज अभी भी अनसुलझा था। उम्मीदें धीरे धीरे कम होती गईं, जैसे रेत से पानी रिस जाता है। मिर्जापुर फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया। रोजमर्रा के काम, त्योहार, पर हवा में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे गांव ने अपनी मुस्कान खो दी हो। मौलवी सईद दिन ब दिन कमजोर होते गए। दिन भर नमाज की जाए नमाज पर बैठे रहते और बेटी की वापसी की दुआ करते। उनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी कम होती जा रही थी। मौलवी सईद लगातार रोजे रखते कि बेटी सलामत हो, कहीं भी हो। उनका शरीर कमजोर हो गया था, पर दिल में अभी भी उम्मीद जिंदा थी। असलम को गांव से निकाल दिया गया था। वो अब कानपुर में एक अखबार के दफ्तर में काम करता था। पोस्टमैन की नीली वर्दी उतार दी थी, पर दिल में नूर की याद अभी भी ताज़ा थी। हर गुरुवार असलम छुपके से मिर्जापुर आता और सीमा पर बड़े पत्थर पर बैठकर मौलवी सईद के घर को देखता रहता। गांव वालों से छिपकर वो अपनी वफादारी निभाता था। एगेशन सिस्टम। 3 साल बीत गए। 1957 का कैलेंडर दीवार पर टंगा था और असलम अभी भी हर गुरुवार उसी पत्थर पर बैठता था। समय बदल गया था, पर उसका प्यार नहीं बदला था। एक दिन एक छोटी लड़की असलम के पास आई। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। अंकल, ये आपके लिए है, उसने कहा और वहाँ से भाग गई। असलम के हाथ कांप रहे थे जब उसने लिफाफा खोला। नूर का खत। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। 3 साल बाद पहला कोई संदेश।
पहली कोई निशानी। मेरे अजीज असलम, खत में लिखा था। नूर के खूबसूरत अक्षरों ने बताया कि कैसे उसे अगवा किया गया था, कैसे वो भागी थी और कैसे अब वो छिप कर रह रही थी। असलम की आंखों से आंसू टपक रहे थे। असलम दिल्ली पहुंच गया। छोटा सा बैग लिए अजनबी शहर में खड़ा उसने एक नए अध्याय की शुरुआत की। नूर का खत उसके पास था और दिल में उम्मीद की किरण थी। दिल्ली 1950 के दशक में विशाल और भव्य थी। यमुना नदी, ऐतिहासिक इमारतें, भीड़ भाड़ वाले बाजार, सब कुछ मिर्जापुर से कितना अलग था। असलम इस विशाल शहर में एक छोटे से कण की तरह था। असलम ने नूर की तलाश में पहले स्कूल का दौरा किया, प्रशासकों से बात की, थका हुआ पर उम्मीदवार चेहरा लिए उसने पूछा, क्या आपके यहाँ नूर नाम की कोई शिक्षिका है? दिन भर असलम स्कूलों के बीच चलता रहता, दिल्ली की सड़कों को पार करता, स्कूलों की सूची हाथ में लिए वो एक लंबी खोज में निकल चुका था। रात में असलम दिल्ली के एक अखबार के लिए अनजान इश्क के नाम से कॉलम लिखता। उसकी कलम से ऐसे शब्द निकलते जो हर पाठक के दिल को छू लेते। वो अपनी कहानी बयान कर रहा था बिना नाम लिए। असलम का कॉलम लोकप्रिय हो गया। दिल्ली के लोग अखबार खरीदते सिर्फ उसका कॉलम पढ़ने के लिए। एक अनाम प्रेम कहानी जो हर दिल को छू लेती थी। हर गुरुवार असलम मस्जिद जाता, अपनी परंपरा निभाता हुआ, नूर के लिए दुआ करता और फिर अपनी खोज जारी रखता। दिल्ली में नया जीवन पर पुरानी आदतें। 3 साल और बीत गए। सिस्टम सब बदलते गए। दिन और रातें गुजरती गईं। असलम के कॉलम का ढेर बढ़ता गया और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक बनी रही। असलम के छोटे से कमरे में स्कूलों की सूची, नक्शे और उसके जांचे गए स्थानों के निशान थे। उसकी खोज एक मिशन बन गई थी, एक जुनून जिसे वो छोड़ नहीं सकता था। एक और स्कूल से निराश लौटते हुए असलम बारिश में भीग रहा था। 5 साल से अधिक समय बीत चुका था पर कोई सुराग नहीं मिला था। नूर, तुम कहाँ हो? उसका दिल पुकारता। यमुना नदी के किनारे बैठा असलम सूरज को डूबते हुए देख रहा था। क्या उसकी खोज कभी पूरी होगी? क्या वो नूर को कभी पा सकेगा? सवाल उसके जहन में उठते पर जवाब कोई नहीं था। असलम के कॉलम संग्रहणीय वस्तुएं बन गए थे। लोग उन्हें काट कर संभालते और एक महिला अदृश्य नूर उन्हें आंसुओं के साथ पढ़ती। बिना एक दूसरे को जाने वे फिर भी जुड़े थे। दिसंबर 1960 अलगाव के 7 साल पूरे हो गए थे। कैलेंडर के पन्ने उल्टे गए पर असलम की उम्मीद नहीं टूटी थी। समय के साथ उसका हौसला और भी मजबूत हुआ था। एक छोटा सा स्कूल, तालीमी रोशनी, दिल्ली के एक दूरस्थ इलाके में असलम की नजरों में आया। बच्चे बाहर खेल रहे थे और असलम का दिल न जाने क्यों तेजी से धड़कने लगा। एक छोटी लड़की असलम के पास आई। अंकल, आप किसे ढूंढ रहे हैं? उसने पूछा। असलम ने मुस्कुराकर कहा, मैं स्कूल के बारे में जानकारी चाहता हूँ। हमारी नूर मैडम बहुत अच्छी हैं। लड़की ने कहा। असलम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नूर मैडम, उसके होंठ कांपने लगे। 7 साल की खोज का अंत यही था। असलम ने धीरे धीरे स्कूल में प्रवेश किया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो अपने कदमों की आवाज भी नहीं सुन पा रहा था। छोटी लड़की उसे रास्ता दिखा रही थी और वहाँ वो थी नूर, डेस्क पर बैठी, छात्रों की कॉपियां जांच रही थी। उसके बाल पहले से छोटे थे, पीली साड़ी में वो अध्यापिका की तरह लग रही थी। समय ने उसके चेहरे पर निशान छोड़े थे पर आंखें वही गहरी और भावपूर्ण थी। नूर, असलम की आवाज धीमी थी पर कमरे में गूंज गई। नूर का हाथ रुक गया, कलम उसके हाथ से छूट गई। उसने पलट कर देखा और दोनों की आंखें मिली, जैसे 7 साल का इंतजार एक पल में खत्म हो गया हो। नूर और असलम एक दूसरे के सामने खड़े थे, आंखों में आंसू, पर दोनों के बीच दूरी बनी हुई थी। जैसे दोनों एक दूसरे को छूने से डरते हो, जैसे ये सब एक सपना हो जो छूते ही टूट जाएगा। मैंने तुम्हारे हर कॉलम पढ़े हैं, नूर ने धीमे से कहा। मैं जानती थी कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। उसकी आंखों में अकथनीय भावनाएं थी, जैसे 7 साल का दर्द एक साथ उमड़ पड़ा हो। नूर ने अपने डेस्क के दराज से एक पुराना कागज निकाला, असलम की वही शायरी जो उसने साल पहले लिखी थी। मैंने इसे संभाल कर रखा, उसने कहा। असलम की आंखें छलक पड़ी। असलम ने जब नूर को बताया कि मौलवी सईद अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके चेहरे पर गहरा दुख छा गया। मैं अब्बू से माफी नहीं मांग पाई, वो फूट फूट कर रो पड़ी। कक्षा की दीवारों पर बच्चों के चित्र टंगे थे। ये नूर का नया जीवन था, जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। एक सुरक्षित जगह जहां वो फिर से जी सकती थी। शाम को नूर और असलम यमुना नदी के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और उसकी लाली पानी में चमक रही थी। दोनों के बीच एक सम्मानजनक दूरी थी, पर दिल पास थे।
यमुना नदी अपनी धीमी गति से बह रही थी, पीछे दिल्ली का शहर दिख रहा था। वही नदी जिसके किनारे असलम रोज बैठता और नूर को याद करता था, आज वो उसके साथ थी। मुझे कैसे बचाया गया ये किस्सा बड़ा लंबा है, नूर ने बताया। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। मैं दिल्ली के एक कोठे पर बेची जाने वाली थी। असलम ने अपने 7 साल की खोज के बारे में बताया। कैसे उसने हर स्कूल, हर कॉलेज में पूछा, कैसे उसने अपना दिल अखबार के कॉलम में उड़ेला। मैंने हार नहीं मानी। नूर, तुम मेरा इश्क थी। रहीम चाचा की ट्रैफिकिंग रिंग अभी भी सक्रिय है, नूर ने डरते हुए बताया। नवाब ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ एक कड़ी है, एक बड़े जाल का हिस्सा। उसकी आंखों में अभी भी वो डर था। नदी की लहरें धीरे धीरे उनके पैरों को छू रही थी। दोनों के बीच एक अजीब सा मौन था। कितना कुछ कहना था, पर शब्द जैसे गुम हो गए थे। 7 साल का अंतराल उन्हें अलग कर रहा था। क्या हमारे बीच कभी कुछ हो सकता है? असलम ने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने 7 साल इंतजार किया था, पर अब वो और इंतजार नहीं करना चाहता था। नूर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे नए रिश्ते से डर लगता है असलम। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। मुझे वक्त चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे। नूर ने धीरे से असलम का हाथ थामा। पर हम दोस्त तो रह सकते हैं, है ना? उसकी आंखों में अब एक हल्की सी मुस्कान थी। असलम ने हाँ में सिर हिलाया। यह एक शुरुआत थी। शाम को नूर और असलम नदी से वापस चल दिए। दोनों के बीच थोड़ी दूरी थी, पर वो साथ चल रहे थे। आकाश में तारे चमकने लगे थे, जैसे उनकी नई शुरुआत पर रोशनी डाल रहे हों। कुछ दिन बाद असलम स्कूल पहुंचा, पर वहाँ कोई नहीं था। स्कूल खाली था और नूर गायब थी। उसका दिल फिर से टूटने लगा। क्या इतिहास दोहरा रहा था? असलम नूर के घर पहुंचा, पर वहाँ एक नया किराएदार मिला। वो कल रात अचानक चली गई, किराएदार ने बताया। असलम के पैरों तले से जमीन फिर से खिसक गई। उन्होंने आपके लिए ये छोड़ा है। किराएदार ने एक लिफाफा असलम की ओर बढ़ाया। असलम ने कांपते हाथों से उसे थाम लिया। उसके दिल में एक अजीब सा डर था। मेरे अजीज असलम, मुझे माफ करना, मैं फिर से जा रही हूँ, नूर ने लिखा था। उसके अक्षर उसके आंसुओं से धुंधले हो गए थे। असलम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। असलम ने आंसुओं के बीच पूरा खत पढ़ा। नूर ने लिखा था कि उसे खतरा है, कि रहीम चाचा के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, कि वो एक बार फिर भागने पर मजबूर है। असलम नूर के कमरे में गया। बिखरे कपड़े, किताबें, जल्दबाजी में छोड़ी गई चीजें, सब कुछ वही था, सिवाय नूर के। उसकी खुशबू अभी भी कमरे में बसी थी। नूर के बिस्तर के नीचे असलम को एक डायरी मिली। गद्दे के फटे हुए हिस्से से निकली हुई, जैसे किसी ने जल्दी में छिपाई हो, पर ले जाना भूल गई हो। रात भर असलम ने नूर की डायरी पढ़ी। उसमें दर्ज था नूर का दर्द, उसके साथ हुए अत्याचार, उसकी भागने की कहानी, उसका छिपकर जीने का संघर्ष। हर शब्द असलम के दिल पर छुरी की तरह चुभ रहा था। डायरी में नूर ने लिखा था कि कैसे उसे अगवा किया गया, कैसे वो कोठे से भागी, और कैसे उसने स्कूल में शिक्षिका बनकर एक नया जीवन शुरू किया। उसके शब्दों में दर्द और हिम्मत दोनों झलक रहे थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक आदमी का स्केच था, जिसके गाल पर निशान था नवाब ज़ैनुल आबिदीन, ट्रैफिकिंग रिंग का सरगना। असलम ने उसे पहचान लिया और उसका खून खौल उठा। असलम को सब कुछ समझ में आ गया। नवाब ज़ैनुल आबिदीन ही वो शैतान था, जिसने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत थी। असलम ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। अब उसका मिशन बदल गया था। नूर की तलाश के साथ साथ उसे इस ट्रैफिकिंग रिंग का भंडाफोड़ भी करना था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। डायरी में ट्रैफिकिंग नेटवर्क के सदस्यों के नाम थे, रहीम चाचा के कनेक्शन थे, आपराधिक साक्ष्य थे। असलम के पास अब एक हथियार था, जिससे वो न्याय दिला सकता था। रात के अंधेरे में असलम खिड़की के पास खड़ा था, सोच रहा था कि नूर कहाँ गई होगी। खत में उसने लाहौर, विदेशी मुल्कों का जिक्र किया था। क्या वो कभी वापस आएगी? स्कूल की वो डेस्क अब खाली थी, जहाँ नूर बैठती थी। छूटी हुई पेंसिल, कॉपियाँ और पढ़ाने का सामान, सब कुछ वैसे ही पड़ा था, जैसे वो कल ही आएगी। पर असलम जानता था कि यह सच नहीं है। असलम ने अखबार में एक नया कॉलम श्रृंखला शुरू की, एक अनजान बहू जो कभी लौट न आई। उसकी कलम अब न्याय के लिए लड़ रही थी, सच्चाई के लिए आवाज उठा रही थी। दिन रात असलम ट्रैफिकिंग नेटवर्क की जांच में लगा था। दस्तावेजों की छानबीन, अधिकारियों से संपर्क, सबूतों का इकट्ठा करना, उसने अपना जीवन न्याय के लिए समर्पित कर दिया था। 1964 में अखबारों की सुर्खियां थी, बड़ी ट्रैफिकिंग रिंग का भंडाफोड़।
नवाब ज़ैनुल आबिदीन की गिरफ्तारी की तस्वीर छपी थी और असलम के दिल में एक अजीब सा सुकून था। न्याय हो रहा था। पुलिस ने नवाब ज़ैनुल आबिदीन के महल पर छापा मारा, कई लड़कियों को बचाया गया। असलम दूर से देख रहा था, उसके चेहरे पर संतुष्टि थी, पर उसका दिल अभी भी एक सवाल पूछ रहा था, नूर कहाँ है? समय बीतता गया। असलम 40 का हुआ, फिर 50 का, फिर 60 का। सिस्टम, उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, पर आंखों में वही जुनून था, वही उम्मीद थी। बूढ़ा असलम फिर मिर्जापुर लौट आया। उसने मौलवी सईद का पुराना घर खरीद लिया, जहां कभी नूर रहती थी। गांव के लोग उसे पहचानते थे, उसकी कहानी जानते थे। बूढ़ा असलम मौलवी सईद के पुराने घर में अपनी कहानियां लिखता। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी, पर अब उसमें एक शांति भी थी। उसने अपना जीवन एक प्रेम कहानी के नाम कर दिया था। हर गुरुवार बूढ़ा असलम उसी पत्थर पर बैठता जहां वो युवा था। दशकों बाद भी उसकी आदत नहीं बदली थी। लोग उसे पागल कहते, पर वो मुस्कुराता और कहता, प्यार अक्सर पागलपन ही होता है। गांव वाले पूछते, असलम भाई, आपने शादी क्यों नहीं की? और वो शांति से मुस्कुराकर कहता, मेरा निकाह तो सालों पहले हो चुका है। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक होती। बूढ़े असलम के पास लाहौर, कराची, ईरान, दुबई के फोटो थे, वो सारी जगहें जहां उसने नूर को खोजा था। उसके कमरे की दीवारें उसकी खोज की गवाह थीं। असलम मौलवी सईद की कब्र पर फूल रखता और नूर के लिए भी फातिहा पढ़ता, चाहे वो जिंदा थी या नहीं। उसने एक वादा निभाया था, एक वफादारी जो कभी कम नहीं हुई। गांव के बच्चे असलम चाचा के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनते। बरगद के पेड़ के नीचे, उन्हीं पुरानी जगहों पर जहां कभी उनकी कहानी शुरू हुई थी। और हर गुरुवार उस पत्थर पर एक ताज़ा गुलाब मिलता, जिसे कोई नहीं जानता था कि वहाँ कौन रखता है। गांव वाले इसे चमत्कार कहते, पर असलम इसे सिर्फ प्यार कहता था। 2004 में 82 साल की उम्र में असलम का देहांत हो गया। कैलेंडर पर तारीख थी, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो खत जो उसके तकिए के नीचे मिला, जिस पर सिर्फ लिखा था, मैं आ रही हूँ असलम। असलम के जनाजे में पूरा गांव शामिल हुआ। शहरों से लेखक और पत्रकार आए, जो उनकी कहानियों से प्रभावित थे। एक किंवदंती का अंत हो गया था, या शायद एक नई शुरुआत हुई थी। असलम के घर की सफाई के दौरान एक लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें डायरी, पुराने खत और सूखा गुलाब था। ये उन यादों का खजाना था जिसे उसने सालों संभाल कर रखा था। बक्से के ऊपर एक लिफाफा था, जिस पर लिखा था, असलम के नाम, मेरी आखिरी चिट्ठी। वो हाल ही में आया था, जैसे किसी ने जानते हुए छोड़ा हो कि असलम अब नहीं है। नूर का आखिरी खत पढ़ा गया। उसने लिखा था कि वो लंदन, अमेरिका, कनाडा में रही थी। कैसे उसने भी असलम को हर जगह खोजा था, पर डर के मारे कभी सामने नहीं आई। खत के साथ एक पुरानी तस्वीर थी, बूढ़ी नूर अपने बेटे फैजान के साथ, जो असलम जैसा दिखता था। उसकी आंखें अभी भी वही गहरी और भावपूर्ण थी, जैसी असलम याद करता था। असलम की मौत के बाद भी हर गुरुवार उस पत्थर पर एक ताज़ा गुलाब मिलता रहा। लोग कहते कि यह नूर की आत्मा है, जो अभी भी अपने प्यार का इजहार कर रही है। आज मिर्जापुर के लोग बच्चों को नूर और असलम की कहानी सुनाते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे, वही पुरानी जगहें और वही अमर प्रेम कहानी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। मिर्जापुर आज भी वैसा ही है, वही पत्थर, वही बरगद के पेड़, वही रास्ते जहाँ ये कहानी घटी थी। मिर्जापुर आज भी वैसा ही है, वही पत्थर, वही बरगद के पेड़, वही रास्ते जहाँ ये कहानी घटी थी। समय बदल गया है, पर यादें जीवित हैं, गुलाब अभी भी ताज़ा है। कहते हैं कि कहीं दूर किसी अनदेखी दुनिया में नूर और असलम फिर से मिल गए हैं। आखिरकार कुछ प्रेम कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो अमर हो जाती हैं, जैसे वो गुलाब जो कभी नहीं मुरझाते।